आपने कभी गौर किया है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, यदि उसका हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं और न्यायपालिका में कहते हैं कि ये संस्था चाहिए व्यक्ति ने हमारा मूल अधिकार जो है उसका हनन किया है या वंचित किया है। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलता है कि उस व्यक्ति चाहे संस्था के खिलाफ एक्शन लेता है और कहता है कि भारत के जो सिटीजन हैं, उनका मौलिक अधिकार है, उनका हनन नहीं करना करना चाहिए। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, चाहे राज्य सरकार, जो भी नियम बनाती है अपने नागरिकों के लिए, तो उन नियम बनाने के लिए किसी चीज़ का ध्यान रखती है क्या? कोई चीज़ उसको निर्देशित करती है कि हे भारत सरकार, हे राज्य सरकार, इन नियमों को फॉलो करके आप नीति बनाइए। ठीक है? इनके बारे में सोचा है? यदि सोचा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो राज्य सरकार और भारत सरकार को निर्देशित करता है कि आप इस तरीके से कानून बनाइए वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है? लोक कल्याण के लिए, तो उस उन चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी। ओके? तो आज के क्लास में हम देखेंगे डीपीएसपी को। ये डीपीएसपी है क्या? ये डीपीएसपी यही डीपीएसपी है जो राज्य और केंद्र सरकार को या कोई भी इंस्टीट्यूशंस को बोलता है कि आप किस तरीके से नियम कानून बनाएंगे जिससे लोक कल्याण की भावना जागृत हो। ओके, ये समझ गए आप? तो चलिए इसको हम आपको पॉइंट वाइज सही से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी, ये तो आप समझ गए कि ये जो डीपीएसपी है ये किसके लिए है? राज्य के लिए। राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई ऑफिसर्स हो सकते हैं जो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे स्टेट आ गया। तो स्टेट को चलाने के लिए स्टेट कैसा नियम बनाए उसके लिए डीपीएसपी है, यानी कि ये क्या है? डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कॉपी और पेन ले लीजिए और इसका बढ़िया से समझते हुए आप नोट्स बनाइए। ठीक है, और जिसको पॉइंट आउट करूंगा उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वही सब एग्जाम में जनरली वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके, ये जो आपका डीपीएसपी है ना, ये कहाँ पे है? ठीक है, ये जो डीपीएसपी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा पार्ट 4 है वहां पे है। बहुत बढ़िया। ओके, किस आर्टिकल में है? ये हमारा आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक है। ये भी आपको पता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक है, यानी कि आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आयरलैंड से हो गया। चलिए, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो इसका एम है वो क्या है? एम इसका सिंपल है, वेलफेयर स्टेट स्टेबलाइज करना, यानी कि टू स्टेबलाइज टू स्टेबलाइज लोक कल्याण सरकार स्थापित करना। ठीक है, वेलफेयर। हमारे क्लास से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें बढ़िया से समझ में आएगी। तो इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी सिखा रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट है पॉलिटी का उसको भी डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो जो इसका एम है ये है टू स्टेबलाइज वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी कि जो लोक कल्याण राज्य है वो क्या होता है? यानी कि इसमें डिफाइन किया गया है सोशल सोशल यानी कि सामाजिक, एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, क्या? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए जो होता है वो हमारा वेलफेयर स्टेट होता है। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार जो हमारे हैं, वो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब आप वोट डाल सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी जॉब पा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जा सकते हैं,
तो वो सब हमारे पॉलिटिकल हो गया। लेकिन साथ ही साथ आपको बताया था कि जो हम डीपीएसपी पढ़ाएँगे, तो डीपीएसपी हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ओके, ठीक है। ये सब तो आपके पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं तो पूछते हैं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 के लिए है, आयरलैंड से लिया गया है, उसका एम क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक, अब देखिए डीपीएसपी के बारे में इतना हम जान गए। अब हम देखेंगे कि जो डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, वो आया कहाँ से? ठीक है, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ऑफ डीपीएसपी है ना? राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है? आप समझिए, आराम से समझिए। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा था, वो 6 दिसंबर 1946 को पहली बार उसकी मीटिंग बनी बैठी। ओके, और उसके हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? अस्थाई प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और परमानेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एच सी मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, आपको पता है। यानी कि जो संविधान सभा है वो 9 दिसंबर 1946 को हमारा बैठ गया। ओके, अब देखिए 1946 को बैठा, लेकिन ये जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है ये कहां से आया ये बता रहा हूं। एक हमारा सप्रू कमेटी बैठी थी। ठीक है, कौन सी कमेटी? सप्रू कमेटी। तेज बहादुर सप्रू साहब थे ना शायद। ठीक है, ये सप्रू कमेटी बैठी थी। ये सप्रू कमेटी कब बैठी थी? 1945 में, 1945 में। ठीक, अब 1945 में ये सप्रू कमेटी बैठी तो क्यों बैठी थी? सप्रू कमेटी का गठन ये कोई पॉलिटिकल नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो हमारे मुस्लिम लीग है और कांग्रेस पार्टी है उनके सदस्य इसमें बैठे थे, नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट लोग सप्रू कमेटी मिलके गठन किए थे, इस कमेटी के मेंबर थे। इसका मेन काम था कि उस समय जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस पार्टी है उनके बीच जो मतभेद चल रहा था, उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए, है ना, वो मतभेद खत्म करने के लिए। तो ये कमेटी ने क्या किया कि ये कमेटी ने सुझाव दिया कि इंडिया का और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ रहें। दूसरी बात, इन्होंने रखा था कि जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी जो पृथक निर्वाचन है, वो नहीं होना चाहिए, एक में होना चाहिए। ओके, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हमारा जो देश है ना, ये अभी आजाद हो रहा है। ओके, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज संसाधन नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं, है ना, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे नागरिक बनेंगे, उनके लिए हम कुछ अधिकार देंगे। तो अधिकार आप दे देंगे, तो यदि पूरे अधिकार आप देंगे, तो वो अधिकार क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाके वो कहेंगे कि ये मेरा फंडामेंटल्स राइट्स है और सरकार इसको फुलफिल नहीं कर रही है। तब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देशित करेगी कि आप इनके फंडामेंटल्स राइट्स का अवहेलना नहीं कर सकते, बल्कि इनकी डिमांड पूरी कीजिए। अब डिमांड पूरी करने के लिए हमें पैसे चाहिए, इकोनॉमी स्ट्रांग चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था। इसलिए सप्रू कमेटी ने कहा कि हम ऐसा कहते करते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं उसको दो भाग में बांट देते हैं। यानी कि फर्स्ट सजेस्टेड, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट सजेस्टेड, इन्होंने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? डिवाइडिंग राइट्स, डिवाइडिंग राइट्स, यानी कि जो अधिकार हैं उनको बांट दिया जाए। किसमें? इनटू टू कैटेगरीज, दो भागों में। ये जो राइट्स हैं, राइट्स मतलब अधिकार, इसको बांट दिया जाए टू कैटेगरी में। ओके, ठीक है। ये टू कैटेगरी कौन होगी? ये टू कैटेगरी होगी। पहला, एक होगा जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल जो कि फंडामेंटल्स राइट्स में आपको समझाया हूं। जस्टिसिएबल यानी कि जिसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके। हिंदी में होता है ये वाद योग्य। ओके, वाद योग्य। ओके, ठीक है। दूसरा होता है नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है,
नॉन जस्टिसेबल। एक हमारा जस्टिसेबल होगा, वाद्य योग्य, और दूसरा हमारा होगा नॉन जस्टिसेबल, गैर वाद योग्य। ठीक है, ओके। तो इन्होंने कहा कि जो दो कैटेगरी में आप बांटेंगे, तो जो जस्टिसेबल रहेगा उसमें जो रहेगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, शॉर्टकट में एफ आर, यानी कि मूल अधिकार। और जो नॉन जस्टिसेबल रहेगा, यानी कि जिसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ये गाइडलाइन रहेगा फॉर गवर्नेंस, यानी कि शासन को चलाने के लिए मार्गदर्शक रहेगा, और इसको बोलेंगे हम डीपीएसपी। ठीक है, यानी कि सरकार को चलाने के लिए जो दिशा निर्देश देगा वो हमारा डीपीएसपी होगा। और जिसको और अधिकार जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके, वो हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी, है ना, और जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट, ये आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सप्रू कमेटी में इस तरीके से जो हमारे अधिकार थे, जो हमारे राइट्स थे, उसको डिवाइड किया गया था। ओके, तो अभी जो हमारा जस्टिसेबल है, इसको ये डीपीएसपी नाम अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, और अभी जो फंडामेंटल राइट है, अभी इसको नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये अभी हमारे बाद में कंसेप्ट आएंगे, इसको मैं घेर दे रहा हूँ, अभी ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये बाद में कंसेप्ट आए। मेनली क्या है कि हमारा जस्टिसेबल हो गया, और मेनली हमका आपका जस्टिसेबल हो गया और नॉन जस्टिसेबल, ये आपको समझाने के लिए अभी मैंने बता दिया इसको। ओके, यानी कि सप्रू कमेटी ने क्या किया, जो राइट्स है उसको दो भाग में बांट दिया, एक जस्टिसेबल, एक नॉन जस्टिसेबल, यानी कि वाद्य योग्य और गैर वाद्य योग्य। ठीक है, और वही बाद में हमारा फंडामेंटल राइट्स बने और डीपीएसपी बने। ठीक है, तो अभी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट नहीं आया था। चलिए, ये समझने के लिए आपको यहीं पे इंक्लूड कर दिया। ओके, अब देखिए, अब बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि भारत अभी आजाद हुआ था और आर्थिक रूप से कमजोर था। वैसे में आप क्या करेंगे, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और काम का जो अधिकार देना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लोगों को, तो देना तो चाहते थे, लेकिन राज्य के पास संसाधन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था। ठीक है, यानी कि वो सोच रहे थे कि हर एक भारतीय को, ठीक है, शिक्षा का अधिकार दे दें, हम काम करने का अधिकार दे दें, स्वास्थ्य का अधिकार दे दें, ये सोच रहे थे। लेकिन इन्होंने गौर किया, बहस किया, और पता चला कि अभी हम आजाद हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तब हम क्या करें। तो तब क्या हुआ कि बी एन राव साहब थे। कौन? बी एन राव। बी एन राव साहब, बी एन राव साहब, बी एन राव जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि बी एन राव साहब ने एक सजेशन दिया, सुझाव दिया कि जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसको हम पार्ट 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे आने वाली सरकार होंगी फ्यूचर में, भविष्य में, तो वो अब उनके पास जितना पैसा रहेगा उस अनुसार से वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, जारी करेंगे। ठीक है, यानी कि बी एन राव साहब का सुझाव था कि जो चीजें, है ना, हम जैसे लागू नहीं कर सकते, बिस पैसे की कमी है, तो उसको हम सोशल सोशल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, है ना, इसको क्या किया जाए, इसको डाल दिया जाए पार्ट 4 में। ओके, क्योंकि पार्ट 3 में कौन पड़ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट को पार्ट 4 में डाल दिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि जब राज्य सरकार के पास पैसा होंगी, तो इसको सोशल और इकोनॉमिक राइट को इंप्लीमेंट करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2 कैटेगरी में डाला गया। सप्रू बोले हैं राइट्स को, एक जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, और आपको ऊपर बताया हूं मैं पहले कि ये हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। तो इसी को बी एन राव साहब बोले कि इसको आप डाल दीजिए पार्ट 4 में, डाल दिए। ओके, और फंडामेंटल राइट को आप पहले समझ चुके हैं। अब इस तरीके से ये चीजें पार्ट 4 में आई। ओके, साथ ही साथ क्या हुआ, एक और चीजें आई। उसमें क्या हुआ कि एक हमारा चल रहा था गवर्नमेंट गवर्नमेंट ठीक है, ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, है ना, 1935। आपको पता है कि संविधान में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है? 1935 का। तो जब अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। और इसमें आया था तो हम किसको-किसको वोट देना देना है, उसको एक्सपेंड किया गया था। ठीक है? ये तो आपको पता है। ओके, नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास में मैं अच्छे से समझाया हूँ मैं, आप जाके उस वीडियो को देखिए। एक्चुअली मेरी जो क्लासेस है पूरा सीक्वेंस में आपको लेके चल रहा हूँ मैं। तो यदि जो चीज़ें समझ में नहीं आई है, प्रीवियस क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो उसमें आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था कि जो गवर्नर जनरल इंडिया में थे, तो वो कैसे शासन प्रणाली इंडिया में चलाएँ उसके लिए निर्देश दिया था। तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये हमारा कंटेंट किया था। क्या कंटेंट किया था? यानी कि सम्मिलित किया था। इसमें था क्या? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है? हिंदी में बता रहा हूँ मैं। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि निर्देशों का जो साधन, निर्देशों का साधन, हिंदी में भी हो गया। ओके, निर्देशों का साधन। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, ये किसके लिए था? ये हमारे फॉर गवर्नर जनरल, क्योंकि 1935 में अभी हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है? क्या करने के लिए था गवर्नर जनरल को? कि आप कैसे शासन प्रणाली आप चलाएंगे, तो वो गवर्नर जनरल के लिए था, नियम बना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि ये सब चीजें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोले कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको क्यों ना हम डीपीएसपी के रूप में लेके आए। ठीक है? तब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी डीपीएसपी में आ गया। ठीक है? और डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो ये चीज आप समझ गए, यानी कि तीन हो गया। एक हमारा सप्रू कमेटी हो गई, दूसरे हमारे बी एन राव हो गए, और तीसरा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है? इन तीनों को मिला के हमने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, यानी कि हमारा जो संविधान सभा, उन्होंने क्या किया कि इस कंसेप्ट को डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, जो संविधान सभा था, उसने क्या किया? चेंज किया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट कीजिए, दिस कंसेप्ट इनटू किस में? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है? यानी कि लोकतांत्रिक हमारा निर्देश है ना, लोकतांत्रिक निर्देशों फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो चुनी हुई सरकार है, उसके लिए क्या हुआ? लोकतांत्रिक इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया। और वही सब मिलके हमारे क्या बने? अभी क्या जाने जाते हैं? विच वी नो या कॉल क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चीजें आ गई। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि देखिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो हमारा डीपीएसपी था, ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ? यानी कि पहले सप्रू कमेटी बैठी 1945 में, सप्रू कमेटी बैठी 1945 में, तो उसने कहा कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है, तो जो हमारे राइट्स हैं उसको दो में भाग डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा जस्टिसेबल होगा, यानी कि उसमें यदि कोई फंडामेंटल्स राइट्स, यानी जस्टिसेबल मतलब कि जिसमें यदि उसका हनन होगा तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, इसको आप जारी कीजिए, यानी कि जिसे न्यायालय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सके। एक तो जस्टिसेबल होगा, एक होगा नॉन जस्टिसेबल, यानी कि नॉन जस्टिसेबल उसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि सरकार को ये निर्देश बस देगा, ठीक है, कि आपको कैसे सरकार चलाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको मैं। मान लीजिए आपकी फैमिली है, तो आपके फैमिली में आप हैं और आपके मम्मी पापा हैं, तो आपके पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार, ठीक है,
कहीं घूमने का अधिकार, यूनिवर्सिटी में जाने का अधिकार, ये आपका अधिकार है, वो आपके पिताजी फुलफिल करते हैं, ठीक है? यदि आपके पिताजी नहीं पढ़ाते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वो हमारा इन्फोर्सेबल है, ओके? जस्टिसिएबल है। लेकिन यदि मान लीजिए यदि कोई न्योता आ गया, शादी-ब्याह में जाना है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि वो आपके पापा जी पे निर्भर करता है कि पापा जी उस शादी-ब्याह में जाएँ कि न जाएँ, आपको भेजें कि न भेजें। यदि वो जाएँगे चाहे नहीं जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल्स राइट्स का ना आपका अवहेलना हो रहा है, ना उनका हो रहा है। लेकिन यदि वो समाज में नहीं जाएँगे, ठीक है? तो उनका समाज से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, व्यवहार खत्म हो जाएगा, सामाजिकता खत्म हो जाएगी, तो सही से नहीं जी पाएँगे आप, ठीक है? तो वो निर्देश है ना? यानी खाना खाना, पानी पीना, घूमना, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो निर्देश है समाज में एक साथ सबको लेके चलना, वो निर्देश है, ठीक है? तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब देखिए, यानी कि सप्रू कमेटी का हो गया, फिर उसको बी.एन. राव साहब आए, बी.एन. राव साहब का है कि ऐसा है कि हर चीज़ यानी कि सोशल और जो इकोनॉमिक्स राइट्स हैं, सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार हैं, हम उसको पार्ट 4 में डाल देते हैं। ये सप्रू साहब बोले, बी.एन. राव बोले। जो कि जो जस्टिसिएबल है, वो फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं, ठीक है? ये चीज़ चली। तो उसी समय जब संविधान सभा में और हुआ था, तो एक बाबा साहब ने भी मुद्दा उठाया, डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर ने, कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम एक कंसेप्ट लेके आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि गवर्नर जनरल कैसे काम करें, एक हमारा निर्देशों का साधन है, तो उसको क्यों ना हम लोग अपनाएं। तो लोग कहेंगे ठीक है, उसको भी अपना लीजिए। तब हमारे जो असेंबली थी, संविधान सभा था, उसने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, निर्देशों का जो साधन था, उसको भी उसने अपनाया, और ये तीनों चीजों को मिला के हमारा डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन बना। वही आज हमारा डीपीएसपी कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक। तो अब देखिए, डीपीएसपी तो पूरा समझ गए आप, और मेन क्या है, आपको समझने वाली बातें ये आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये चीजें, ये ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला क्या कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल, अरे पार्ट कौन सा है, पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल कितना है डीपीएसपी का, 36 से 51 आता है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। एम क्या है, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याण राज्य बनाना है। तो लोक कल्याण राज्य में क्या आता है, हमारा सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी आती है। पॉलिटिकल नहीं आएगा, पॉलिटिकल आएगा तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, मूल अधिकार हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ से एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 डीपीएसपी से जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इसको याद कीजिएगा। और ये जो आपको बताया हूँ मैं, ये चीज़ें आप मेंस में या किसी को समझाने के लिए इतिहास क्या है उसका बता सकते हैं, ठीक है? अब चलिए, जो हमारा आर्टिकल 36 से 51 है, इसको हम एक-एक करके समझते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए, देखिए आर्टिकल 36, ओके? ये देखिए आर्टिकल 36। देखिए जो आर्टिकल 36 है, यानी 36 जो है, वो डिफिनीशन देता है। डिफिनीशन क्या देता है? जिस तरीके से मैं आपको प्रीवियस क्लास में फंडामेंटल्स राइट्स को समझा रहा था, तो उस समय बताया था कि 12 से 35 फंडामेंटल्स जो राइट हैं, ये कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक, ठीक? और डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से कहाँ तक? 51 तक। यही है, बताया हूँ मैं, ठीक है। जब ये है, तो इस फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था आर्टिकल 12 जो है, वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। तो उस स्टेट यानी कि राज्य क्या है, तो उस राज्य में बताया था कि जो भी हमारे गवर्नमेंट है, वो सब राज्य में आएंगी। पीएसयू जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बीएचएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है? पेट्रोल पंप भरवाने जाते हैं ना, पेट्रोल पंप पे जाते हैं अपना तेल भरवाने के लिए, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में, तो जो भी हमारा इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है? फिर आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये सब पीएसयूज हैं ना, तो ये सब भी आपके स्टेट में ही आते हैं, यानी कि वहां पे आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ओके? तो उसी प्रकार आर्टिकल 36 जो है, वो क्या करता है कि स्टेट को डिफाइन करता है, सेम वे एज आर्टिकल 12, जिस तरीके से आर्टिकल 12 समझाता है स्टेट को, उसी प्रकार से ये भी समझाता है। राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में है, ठीक है? सरकार, संसद आदि, ठीक। आर्टिकल 37 हम देखेंगे। आर्टिकल 37 ये है कि उसका ये एप्लीकेशन है कि ये क्या है। जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है? तो आपको पहले बताया, सप्रू कमेटी से भी लेके आपको समझाया, बी.एन. राव तक, कि जो हमारा डीपीएसपी है,
वो हमारा नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं ये। आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं करेंगे। जिस प्रकार आप फंडामेंटल राइट को लेके आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं और न्यायालय उसको लागू कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी के केस में जो कि बस निर्देश है, उसको आप कोर्ट में नहीं जा लेके जा सकते और न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, लेकिन शासन के लिए मूलभूत है, यानी कि शासन कैसे बनाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रोजगार की बात है ना, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क है। तो यदि फंडामेंटल राइट जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, यदि उस समय सरकार राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट कर दी होती, यानी कि काम करने का अधिकार मूल अधिकार बना दी होती, तो सभी लोग काम करते। सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि कोर्ट कहता है कि नहीं, अधिकार आप बनाए और सबको काम कराइए, तो सरकार के पास तो उतना पैसा नहीं था, तो सरकार तो नहीं करा सकती थी। इसलिए राइट टू वर्क को इन्होंने डीपीएसपी में रखा है, ठीक है। राइट टू वर्क को कहाँ रखा है? आर्टिकल 41 में हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 41 में। अभी है ना, अभी 36 पढ़ रहे हैं ना, 37, 38, 39, 40, 41। 41 में देखेंगे कि वहाँ राइट टू वर्क है, वो डीपीएसपी है। उस डीपीएसपी के बदौलत क्या हुआ कि अभी देखिए मनरेगा हमारा 2009 में आया। तो मनरेगा यानी कि जिसमें लोग गाँव में काम करते हैं मनरेगा में ना, तो उसमें क्या था कि 100 दिन काम करने का उनको गारंटी दिया गया था कि मनरेगा में जो रजिस्टर्ड हैं लोग, उनको 100 दिन काम करने का अधिकार था। लेकिन अभी क्या है कि सरकार ने, ठीक है, वीबी, अभी सरकार ने क्या किया है, वीबी जी, राम जी, राम जी, ये लेके आई है, ठीक है, मनरेगा की जगह पे। यही है ना मनरेगा। तो ये मनरेगा की जगह पे वीबी जी राम जी, वीबी राम जी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत, ठीक है, गारंटीड, ठीक है, गारंटी रोजगार, गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना, ये चीजें हैं। तो इसमें तो हमें बस 100 दिन काम करने का अधिकार था, यानी कि 100 दिन काम करेंगे सरकार आपको पैसा देगी। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि 125 दिन का काम करने का अधिकार आपको मिल गया है। तो अब समझिए, पहले हम, हमारी इकोनॉमी कमजोर थी, आर्थिक रूप से संपन्न हम नहीं थे। आज हम इंडिया के और वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। तो अब हमारे पास जब पैसा रिसोर्सेस आ गए हैं, तो हमारे जो भारत के नागरिक हैं, जिनको 100 दिन काम, पहले तो काम करने का अधिकार ही नहीं था, उसके बाद पैसा हुआ तो मनरेगा हम लेके आए, 100 दिन का काम करने का अधिकार दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि 125 दिन का काम लेके आ जाएंगे। अब इसके बाद और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्ट्रांग हम होंगे, तो हो सके तो हम 200 लेके आएंगे, फिर 365 दिन यानी कि साल भर सबको काम करने का अधिकार हम दे देंगे। तो ये हमारा डीपीएसपी का है। आई होप आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट है। ओके। तो आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि यदि किसी को 100 दिन का काम करने का हक मिल रहा है, और यदि आप जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में कहें कि ऐसा है कि मनरेगा में तो लिखा हुआ है कि 100 दिन काम करने का अधिकार है, लेकिन हमसे तो बस ये 20 दिन कराएं, 80 दिन मुझे क्यों नहीं कराएं? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया ऐसा है कि ये जो मनरेगा कंसेप्ट है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे बने हैं, वो डीपीएसपी में आता है और वो मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है, यानी कि हम उस पर आदेश नहीं दे सकते। वो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंशा पे आधारित है, वो यदि काम कराना चाहे तो करा सकती है, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट इसका है, ये समझ गए। अब देखिए आर्टिकल 38, जो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 है, इसमें यह कहा गया है कि टू प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ नोटिस मत कीजिएगा कि सर ने बताया कि सोशल और इकोनॉमिक तो हमारा डीपीएसपी में हो जाएगा, और जो हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स में हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे जो जस्टिस के बारे में बात आ रही है, जो न्याय के बारे में बात आ रही है, वो हमारा तीनों है। यानी कि क्या करना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण को बढ़ावा देना। यानी कि जो हमारा वेलफेयर ऑफ स्टेट है, तो वेल राज्य को कैसे हमें लोक कल्याणकारी बनाना है, तो उसके लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि भारत सरकार क्या कर रही है कि वो फोकस कर रही है कि जो अमीरी और गरीब के बीच में खाई है उसको कम किया जाए। इंडियाज फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी।
तो जो हमारे इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो हमारा कमाने का जो असमानता है उसको हम पाटें, तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो वो आएगा हमारा आर्टिकल 38 में। यदि क्वेश्चन पूछ दिए दे कि जो हमारा एग्जाम्पल इंडियाज फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, यानी कि जो आपका इनकम है असमानता खत्म करने के लिए किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप आर्टिकल 38 करेंगे। ठीक है, ओके, आय की असमानता को कम करना। ठीक है, चलिए आर्टिकल 39 देखिए। देखिए आर्टिकल 39 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिसी प्रिंसिपल है, नीतिगत सिद्धांत है। इसमें ये हुआ कि इसमें राइट टू लिवलीहुड, यानी कि जो मनरेगा में आप काम कर रहे हैं जीविका चलाने के लिए, और अभी जो वी जी राम जी जो आया है उसमें है गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। तो ये हमारा लिवलीहुड मतलब आजीविका। तो जो आजीविका का साधन है काम करने का, वो चीजें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, और दूसरा प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के केंद्रीकरण को रोकना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अमीर आदमी कमाए तो सारा धन उसी के पास जाए। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के जो 1% रिचेस्ट लोग हैं, अमीर आदमी हैं, 1% 100 में, वो पूरे लोगों की प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है ज्यादातर। तो सोचिए कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, और कितना उनका हमारा जो धन है उसका कितना केंद्रीकरण हुआ है। तो यानी कि प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन के केंद्रीकरण को रोकना। अब धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए ही सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब लेके आता है। यानी आप देखेंगे कि अभी जो है 12 लाख रुपए तक यदि सरकारी कर्मचारी कमाए तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो उसके पास टैक्स लगेगा। और उसके बाद जो करोड़पति होते हैं उनके पास तो सरचार्ज लगता है, सेस लगता है। वो आप इकोनॉमिक क्लास में आप उसको पढ़ेंगे। सेस मतलब जैसे हमारा अभी शिक्षा पे जो टैक्स लगता है, यानी कोई अमीर आदमी है उस पे हम शिक्षा का टैक्स भी लगाते हैं 4%, उसको एडुकेशन सेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। उससे क्या होगा कि वो इनकम टैक्स देगा। तो टैक्स देगा तो उसकी पैसा कुछ कम होगी, और वो राज्य सरकार के पास आएगी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, और उन्हीं पैसे को वेलफेयर स्टेट में हम लगाएंगे। ठीक है, ये चीज आ गया आर्टिकल 39, ये आप समझिए। और इसी के तहत क्या है कि जो राइट टू लिवलीहुड, उसमें हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जैसे मान लीजिए एक समय था कि 125 रुपया मनरेगा में काम करने के लिए मिलता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो 200 300 धीरे धीरे वो चीजें बढ़ रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि 600 रुपया तक हो जाएगा, यानी कि एक दिन आप 600 रुपया कमाएंगे। और वो मिनिमम वेजेज है। मिनिमम वेजेज मतलब न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये है कि एक दिन जो पैसा कमाएंगे उससे आपका एक दिन का खर्चा बहुत आसानी से निकल सके, जिसमें बच्चों की पढ़ाई हो, ठीक है, और आपके खान पान हो, दवा हो, सब चीजें उसमें आ जाएंगी। ओके, तो मिनिमम जो वेजेज एक्ट है वो आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। और नहीं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, वो हमारा किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 39 में, 39 में। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 39A। अब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, नियम कानून बना के एक्ट लेके आके हमारा क्या करेगी? संशोधन करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जब गरीबों के कल्याण को लेके बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लीगल सर्विसेज हैं, वकील का खर्चा, जो सब चीजें हैं, वो एक गरीब आदमी नहीं दे सकता। इसके लिए कुछ आप कानून बनाए। तो सरकार ने, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1940 1976 के बारे में बात कर रहा हूँ, जब इमरजेंसी हमारा लगा था। तो उसमें हमारा क्या आया कि 42nd 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 1976, संविधान संशोधन अधिनियम 42, ये आया। और उसने किया है कि जो हमारे आर्टिकल 39 था ना, उसमें हम ए जोड़ दिए। ए जोड़े तो उसमें हम लिखे फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम मुफ्त में कानूनी सहायता प्रोवाइड करेंगे, हम देंगे। इसीलिए हमारी नालसा बनी। नालसा का मतलब क्या होता है? नालसा का मतलब होता है नेशनल नेशनल ठीक है, नेशनल लीगल, ये लीजिए लीगल, ओके, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्विस सर्विस अथॉरिटी।
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा का मतलब होता है। और वो क्या करता है? प्रोवाइडिंग फ्री लॉयर्स टू पुअर, गरीबों को मुफ्त वकील देता है। वकील जो है उन गरीबों से पैसा नहीं लेते हैं, बल्कि उनके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो 39A ये क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्री लीगल एड है वो किस आर्टिकल में है। तो आप लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे आर्टिकल 39A, और वो पूछ देगा कि आर्टिकल 39A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आएगा। तो आप लिखेंगे बैरिसमा। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे आपको पहले बताया, आप देखेंगे आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क है एंड एजुकेशन, यानी कि काम और शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स अभी भी नहीं बना है। ओके, राइट टू वर्क फंडामेंटल मूल अधिकार हमारा नहीं बना है। जिस दिन मूल अधिकार ये बन जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास होके डीपीएसपी से हट के जिस दिन हमारा फंडामेंटल राइट में चला जाएगा, तो उस दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप सिंपल पहुंचेंगे कोर्ट और कहेंगे कि ऐसा है कि राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है, हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, हमें नौकरी दी जाए। तो तब क्या होगा, न्यायालय सरकार को बोलेगी कि इनका ये मौलिक अधिकार है, आप उनको नौकरी दीजिए। तब सरकार को कुछ ना कुछ तो आपको नौकरी देना ही पड़ेगा सरकार को। जो कि अभी सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए अभी राइट टू वर्क कहाँ है, डीपीएसपी में ही है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये फंडामेंटल राइट में चला जाए। जैसे हमारा एडुकेशन गया, एडुकेशन भी हमारा कहाँ था, डीपीएसपी में था और है भी अभी भी। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि 86 है ना, 86 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 2002 आया है ना, ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आया, आप देखेंगे आर्टिकल है ना 21A में लेके आया, यानी कि फंडामेंटल राइट है ना 21A। 21 हमारा आर्टिकल एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। उसमें ए जोड़ा और कहा कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए फ्री में। तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो हमारा 21A के अंतर्गत ही आते हैं। तो संशोधन करके हमारा बना दिया गया। दूसरी बात, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो आपके मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, उसमें भी 11वां पॉइंट जोड़ा गया और कहा गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके माता-पिता पर भी आती है। यानी कि संविधान संशोधन होके इसको, एडुकेशन को माता-पिता की जिम्मेदारी भी बना दिया गया और सरकार का और उस बच्चे का अधिकार भी बना दिया गया। उस बच्चे का अधिकार है पढ़ाई करने का, ठीक है? वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है? तो आर्टिकल 41 में हम देखेंगे राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, काम और शिक्षा का अधिकार। जैसे काम करने का, मनरेगा, तो मनरेगा 100 दिन काम देती है, ओके, वो 120 अब 125 दिन कर दी है, ठीक है, जी राम जी के तहत कुछ समय के बाद 150 कर देगी, 200 कर देगी, इस तरह वो बढ़ाएगी। तो अभी डीपीएसपी ही हमारा वो चल रहा है, ठीक है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या है, वो कहता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी काम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। जैसे आर्टिकल 32 में क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारा प्रसूति सहायता है, मैटरनिटी रिलीफ है, वो किस आर्टिकल में है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आर्टिकल 42 में। इसमें यह है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, वो काम जहाँ कर रहे हैं वो न्याय संगत दशाएं में होना चाहिए। वहाँ पे हमारा सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पानी पीने की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, ठीक है, प्राइवेसी की सुविधा, हर चीज वहाँ पे मेंटेन आपकी होनी चाहिए आर्टिकल 42 में। और आप देखिए कि जो महिलाएं या लड़की, जो लड़की जॉब करती है और शादी होने के बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको सरकार 6 महीना की छुट्टी देती है, ठीक है। और वो छुट्टी क्या है कि वो घर पे रहेंगी, लेकिन पेड लीव मिलता है उनको, यानी कि सैलरी, पूरी की पूरी सैलरी उनके खाते में पहुंचती रहेगी और वो घर पे रहेंगी। तो वो हमारा मैटरनिटी रिलीफ है। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स तो नहीं बना है, ठीक है, लेकिन हमारा डीपीएसपी के तहत वो मिलना ही मिलना है, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो माँ बनने वाली होती हैं, ठीक है, उनको पेड लीव होता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं के लिए सवैतनिक अवकाश मिलता है, ठीक है। और जो आदमी है उनके लिए 15 दिन का अवकाश मिलता है, यदि वो पिता बनते हैं तब अपने छोटे बच्चे का देखभाल करने के लिए, ओके, ठीक है, समझ गए आप। अब आइए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 43 है कि लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। जैसे आप मान लीजिए कि
कहीं काम कर रहे हैं आप, ठीक है? और आज क्या है कि मान लीजिए मनरेगा में एक समय आप काम कर रहे थे तो ₹100 मिलता था। फिर महँगाई बढ़ी, तो सरकार ने क्या किया कि जो मिनिमम वेजेज़ है उसको बढ़ाया, फिर ₹150 किया, 200 किया। इस तरीके से यानी कि आप बढ़िया से जी सकें उसके लिए जो निर्वाह करने की मज़दूरी है उसको मिलेगा, वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। जैसे मनरेगा में मिल रहा है या स्टेबलाइजिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या उसके लिए कुटीर उद्योगों का बढ़ावा दिया गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे आर्टिकल 43 ए। आप 43 के बारे में देखे हैं कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। 43 ए यानी कि 43 ए में क्या हुआ कि ये भी हमारा 42nd 42वां जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत ये इसमें जोड़ा गया। ठीक है, संविधान ये पार्लियामेंट ने संसद ने इसको जोड़ा। इसमें यह कहा गया कि जो भी कंपनी है चाहे जो भी इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में हमारे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि श्रमिकों का भागीदारी होनी चाहिए। श्रमिकों का भागीदारी मतलब क्या, किसमें, मैनेजमेंट में। यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, जैसे हमारा यूनियन बन गया है, ठीक है, तो यूनियन बन गया तो हमें खाना चाहिए, कैसा कंपनी में आप काम कर रहे हैं 8 घंटा, तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना, आपको चाय चाहिए, ठीक है, तो और कैसे हम काम करें, किस कौन सी मशीन आनी चाहिए, तो ये सब चीजें वर्कर का जो श्रमिक है उनका पार्टिसिपेशन कराना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो हमारा 43 ए में है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे ये 43 आप देख लिए। ओके, 43 हम देखें। अब देखेंगे हम आर्टिकल 44। 43 के बाद आर्टिकल 44। तो जो आर्टिकल 44 है वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम यूसीसी भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। क्यों? इसमें कहा गया कि यदि आप मुसलमान हैं, चाहे चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे कुछ भी कोई भी धर्म को अपनाने वाले हों, उन सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा। किसके लिए? वो शादी करें तब, तलाक दें तब, या धन जो आपके पास संपदा है, प्रॉपर्टी है, उन सभी के लिए बस एक ही नियम रहेगा। जैसे हिंदू में क्या है कि शादी विवाह करते हैं, ठीक है, तो वो 7 जन्म का रिश्ता मानते हैं, तो हिंदू परंपरा के तहत अलग हो गया वो। मुसलमान में क्या है कि वो एक साथ कई शादियां कर सकते हैं, और 3 बार बोलेंगे तलाक 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 तो वो तलाक हो जाएगा, जो कि बस मुसलमान में है। ठीक है, उसी प्रकार क्रिश्चियंस में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, यूसीसी लेके आए, कहे कि इंडिया में एक कानून चलेगा, धर्म के अनुसार नहीं चलेगा। ये ईरान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, और न तो ये अमेरिका है, ये इंडिया है। और इंडिया में सबके लिए सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबके लिए एक कानून होगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले यूसीसी को क्या किया, अपने यहाँ लागू भी किया गया। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, यानी कि वन लव फॉर ऑल रिलीजन रिगार्डिंग मैरिज डिवोर्स प्रॉपर्टी, सभी धर्मों के लिए विवाह संपत्ति का एक कानून बनाया गया है। उत्तराखंड का गुड फर्स्ट दे दिया गया है, आप समझ गए। आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी बचपन की देखभाल। जैसे आर्टिकल 45 में क्या है कि जो आपके 6 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उसमें है कि सारे बच्चे जो 6 साल से नीचे हैं उनकी जिम्मेदारी, यदि फंडामेंटल राइट बन जाए कि उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार या भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका देखभाल करना, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और यूरोपियन कंट्री में है, तो इस तरीके से तो जो बच्चे घर पे रहते हैं 6 साल से नीचे, उन सबको सरकार उठा के लेके जाएगी और हॉस्टल में चाहे अपने यहाँ रख पढ़ाना शुरू करेगी, जैसे हमारा स्वीडन में होता है, नॉर्वे में होता है ना। तो ये हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं तो सरकार उठा के लेके चली जाती। नॉर्वे में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर का, बचपन की देखभाल करने का ना। 0 से 6 साल के बच्चे यदि हैं नॉर्वे में, नॉर्वे देश है, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे एक मूवी आई थी, रानी मुखर्जी की एक मूवी है, नॉर्वे में करके, नाम भूल रहा हूँ उसका। तो वो क्या होती हैं कि वो जाती हैं, उनका बच्चा वहाँ जन्म लेता है, तो क्या होता है ना कि वहाँ की कमेटी है, वो कमेटी आके ना घर घर में चेक करती है कि आप अपने छोटे बच्चों का देखभाल सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उसको हाथ से खिला रहे हैं कि स्पून से खिला रहे हैं, चम्मच से खिला रहे हैं, उसकी स्वच्छता पे आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। यदि
आप उस बच्चे को सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद सरकार उसको उठा के लेके चली जाएगी और अपने स्कूल में उसको रखेगी। ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? क्योंकि वहाँ का फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन आपके यहाँ बच्चों का चाइल्डहुड केयर का करना, ये आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये हमारे डीपीएसपी में बना है। यानी आप गरीब परिवार है, अमीर परिवार है, 6 साल के बच्चों को आप सही से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उसका देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उसको हॉर्लिक्स पिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? सरकार इसमें आपको इंटरफेयर अभी नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार ने, क्योंकि सरकार को निर्देश देने के लिए डीपीएसपी बना है, तो सरकार को निर्देश किया गया मानवता के तौर पे कि जो वर्कर्स हैं, चाहे आप क्या कीजिए कि एक इनिशिएटिव लेके आइए। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लागू हो, लेकिन आंगनबाड़ी लेके आइए। तो आप देखेंगे कि हर गाँव और कस्बे में ज़्यादातर आंगनबाड़ी बना दी गई है ना? वहाँ पे एक दाई रहती हैं, वो देखभाल करती हैं, खेलने-कूदने का इंस्ट्रूमेंट रहता है, खिलौना रहता है वहाँ पे और मिड डे मील का भी स्कोप रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका काम है, आपको ले जाना है तो बच्चे को लेके जाइए वहाँ पे, नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाइए, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है। यदि फंडामेंटल राइट्स बन जाता तो आपकी मजबूरी होती बच्चे को वहाँ पे लेके जाना, ठीक है? अभी तो बच्चों को कहीं छोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं होता। तो आंगनबाड़ी जो सेंटर है, जो बना है, वो 6 साल से के नीचे जो बच्चे हैं उनका देखभाल करने के लिए, तो वो हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 45 के अंतर्गत। अभी आप देखें, आई होप मुझे लग रहा है कि लखीमपुर खीरी, शायद लखीमपुर खीरी सीतापुर उधर के हम देखेंगे एक डीएम है। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो छोटी बच्ची है, उसको आंगनबाड़ी में भेजना उन्होंने शुरू किया कि मेरी बेटी जो है 6 साल से नीचे आंगनबाड़ी में जाएगी। तो उन्होंने, वो आईएएस ऑफिसर हैं भाई, ठीक है? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा है, प्री क्वालीफाई किया है, मेंस लिखे हैं। वो जो ये आर्टिकल 45 है, उसको सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए। सोचिए, आर्टिकल जो हमारे 395 हैं, उसको अमेंडमेंट करने के बाद 480 से ऊपर पहुँच गए हैं। वो एक-एक चीज़, यदि उसमें से एक आर्टिकल को भी आप अपने लाइफ में सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो विश्वास मानिए आपका समाज में या हर जगह सोशल मीडिया में आपका नाम होगा। लेकिन यदि आप एक भी आर्टिकल को सही से फॉलो करते हैं तब। और आप सोचिए, आपका संविधान लिखा गया और संविधान लिखने वाले कितने महान रहे होंगे, कितने इंटेलेक्चुअल रहे होंगे कि उन लोगों ने पूरा संविधान में आर्टिकल मेंशन कर दिया। जो चीज़ आज हम नहीं समझ पाते, वो 1946 में सब समझ के लिख दिया गया है ना? इसलिए आप इन आर्टिकल को याद कीजिए। आपको तो बस ये मत समझिए कि बस आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। नहीं भाई, एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कीजिए और साथ-साथ ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आप एक अच्छे सिटीज़न ऑफ इंडियन बनेंगे। ठीक है? ओके? ठीक है। तो आंगनबाड़ी जो सेंटर होता है, वो चाइल्डहुड केयर के लिए होता है और डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 45 में, ठीक? अब देखेंगे आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 ये है कि जो हमारे एससी एसटी इंटरेस्ट है ना, उसके हितों का संरक्षण करना। ठीक है? यानी 46 है, ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन। ठीक है? यानी कि जो हमारे एससी एसटी वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन वीकर सेक्शन में आपके ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, ओबीसी भी जो वीकर सेक्शन है वो भी हमारे आ जाएंगे। तो आर्टिकल 46 में स्पेशली मेंशन है एससी एसटी इंटरेस्ट का। तो उसमें क्या है कि प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी इन वीकर सेक्शन। ठीक है? यानी कि शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, आर्टिकल 46। अब देखेंगे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या है? हेल्थ एंड प्रोहिबिशन, स्वास्थ्य और निषेध। जैसे लिकर बैन इन बिहार और गुजरात। गुजरात और बिहार में, उत्तर प्रदेश हटा बिहार है, बिहार में देखेंगे कि आप शराबबंदी है। तो शराबबंदी किस लिए है? शराबबंदी इसलिए है कि इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, लोगों का जो है स्वास्थ्य उसको अच्छा बनाया जाए। उसके लिए नीतीश गवर्नमेंट ने शराबबंदी किया। तो शराबबंदी क्यों? ये देखिए फंडामेंटल राइट नहीं है ना, ये हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी ने सरकार को निर्देश किया कि बिहार में शराब ज़्यादा पी जा रही है, गरीबी ज़्यादा हो रही है, बहुत लोग मर जा रहे हैं, ठीक है? इसलिए शराबबंदी लेके आ जाइए आप। तब डीपीएसपी के अनुसार सरकार ने 47 आर्टिकल के तहत शराब को बंद करा दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि सब सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। आप इसको जाके कोर्ट से डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार खुद अपने आप आपको क्या ज़रूरत है पूरा कर रही है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? ये क्या करता है आर्टिकल 47, वो कहता है कि ये स्टेट मतलब राज्य की ज़िम्मेदारी है
कि बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है, पोषक तत्व जो है बॉडी का वो बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना? जो जीने का तरीका है वो हमारा स्टैंडर्ड बने, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। इस सब के लिए गुटखा को बैन करना, शराब को बैन करना, ये सब जो सारी चीज़ें करेंगी, वो हमारा आर्टिकल 47 के अंतर्गत आ रहा है। आप दुकान पे जाएँगे मार्केट में, तो दुकान होगी वहाँ पे गुटखा बिक रहा है, बीड़ी बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है, पान बिक रहा है, मसाला बिक रहे हैं चीज़ें। तो सरकार यदि चाहे उसको बैन करने के लिए, बंद करने के लिए, तो आर्टिकल 47 का सहारा लेगी। ये हमारा डीपीएसपी है। ठीक है? ओके। आर्टिकल 48, देखिए आर्टिकल 48 है, ये कहता है हमारा कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन का एक ऑर्गेनाइजेशन बना देना। ठीक है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन या कोई नियम कानून बना देना, ये हमारा आर्टिकल 48 में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे गौ हत्या पाप है, तो अभी क्या है कि भारत सरकार या स्टेट सरकार, राज्य सरकार ने किया है कि यदि आप गाय की हत्या करते हैं, गाय को यदि काटते हैं, ठीक है, तो उसको बैन है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स गाय को नहीं मिला है। ठीक है, गाय का, यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे गाय हैं, कोई बीमार पड़ रही है ना? तो गाय सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बोलेगी कि देखिए हम गाय के नेता हैं और बहुत हमारे जो गाय के भाई बहन है काटा जा रहा है, आप कुछ एक्शन लीजिए। नहीं भाई, आप नहीं जा सकते। लेकिन गायों के लिए सरकार एक डीपीएसपी के तहत कानून लेके आई है आर्टिकल 48 में, और कही कि भाई गाय यदि तुमको काटता है कोई, तो हम तुम्हारे लिए कानून बना रहे हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है आने की, बल्कि हम खुद उसको दंड देंगे। ठीक है, तो वो आर्टिकल 48 के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, गौ हत्या पे रोक लगा दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखेंगे हम आर्टिकल 49। अच्छा 48 देखिए, आर्टिकल 48, तो जो आर्टिकल 48 ए है, ये भी हमारा संविधान का संशोधन किया गया, और संविधान को संशोधन करके 48 में आप देखे थे, 48 में क्या था कि गौ हत्या को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो उसमें ए जोड़ा गया, और उसमें लिखा गया कि इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण और वन्य जीवन। ठीक है, 48 में, यानी कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और दूसरा सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वातावरण है उसको, उसकी रक्षा करना और उसको सुधारना, और दूसरा यानी कि जो भी हमारे जंगल है, जो हमारे वन्य जीव हैं, उसको हमें सेफ करना, उन्हें बचाना। ठीक है, तो ये हमारा 48 आया। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर आता है ना, 1992 में। पहले प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा, ये सब है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करेंगे, वो भी आते हैं चीजें। तो ये जो सारे एक्ट हमारे बने, प्रोजेक्ट टाइगर बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, यानी कि टाइगर बचाने के लिए आपका नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल एनिमल आपका जो है वो आपका क्या है, टाइगर। तो टाइगर को बचाने के लिए, क्योंकि टाइगर जो बाघ हैं उनकी जनसंख्या कम हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया, है ना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो हमारे संरक्षण अधिनियम बना है, तो उसमें जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन, बचाने के लिए सब एक्ट बने हैं। ये बाघ जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि हमको बचाइए, वो नहीं जा सकता। तो लेकिन सरकार ने ऑब्जर्व किया, देखा और समझा कि बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इन्होंने कानून बना दिया। तो बाघ को अपने जीवन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने खुद एक्शन ले लिया है। ठीक है, यदि फंडामेंटल राइट बनता तो बाघ को जाके बोलना पड़ता कि ये हमको नहीं बचा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जब हमारा इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये आ जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट, तो आप आर्टिकल 48 को क्लिक कीजिएगा। ओके, ठीक है। अब देखेंगे हम आर्टिकल 49, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 49 क्यों इंपॉर्टेंट है? ताजमहल देखे होंगे आप, या आपकी इच्छा होगी कि आप जरूर ताजमहल जाएं, लव का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, जरूर जाएंगे आप। लाल किला देखे होंगे, जहाँ से प्रधानमंत्री साहब 15 अगस्त के दिन हमारा झंडा फहराते हैं, आप देखे होंगे। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, नेशनल मोनूमेंट, उनको रक्षा करने की, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है, वो हमारे आर्टिकल 49 में मेंशन है, वो बनाया गया है। ताजमहल, ये जाके नहीं कहा गया कि हमारे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा रंग उतर रहा है, हमको आप बचाइए। नहीं भाई, वो नहीं जा सकता। तो जब नहीं जा सकता, तो क्या हुआ, सरकार ने उसको ऑब्जर्व किया, देखा, समझा और कहा कि जो ताजमहल है वो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, इसको बचाना चाहिए। तो इन्होंने
आर्टिकल 49 के तहत उसको बचाना शुरू किया। समझ आ गया? यानी कि जब आप खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि हमको ये चाहिए, तो आप अपना फंडामेंटल राइट को लेने के लिए जाएँगे। लेकिन ये हमारे जंगली जो जानवर हैं, जो हमारे टाइगर है, जो हमारे ताजमहल हैं, ये कैसे जा पाएँगे? तो इनके लिए क्या हो गया, सरकार अलग से नियम बना देती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ताजमहल एंड रेड फोर्ट बाय एएसआई। एएसआई का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ताजमहल और रेड फोर्ट को क्या करता है? लाल किला को संरक्षण प्रोवाइड करती है। ठीक, ये हमारे 49 में। आर्टिकल 50, 50-50। पहले तो हमारे 50-50 मैच हुआ करते थे। अभी भी वनडे मैच होते हैं 50-50 ओवर के। अब 20-20 ओवर के मैच होने लगे हैं। लेकिन 50-50 जो मैच होते थे, जबरदस्त आते थे, है ना? ऐसे थे कि आप ना, मतलब जज नहीं कर पाते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी जजमेंटल आपका अलग था, आप इंजॉय करते थे। प्लेयर का काम है खेलना, वो खेलते थे, और जज आप अलग करते थे। यानी कि आप समझिए, समझाने का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। यानी कि जो प्लेयर खेल रहा है, एग्जीक्यूटिव, वो अपना कार्य करेगा, और आप देख रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए कौन हारेगा कौन जीतेगा। ठीक है? तो आर्टिकल 50 में मतलब ये है कि जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, सिंपल समझिए आप, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, जो आपकी न्यायपालिका है, उसको क्या किया गया कि हमारे जो कार्यपालिका है उससे अलग कर दिया गया। ठीक है? तो सेपरेट कर दिया गया। तो आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेट कर दिया है। ठीक है? वेरी गुड। अब देखिए आर्टिकल 41, अरे 51, जो आर्टिकल 51 है, 51 है, ये क्या करता है कि इंटरनेशनल पीस को लेके बात करेगा। ओके? इंटरनेशनल पीस का मतलब क्या है? कि प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है? यानी कि इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को ये बढ़ाएगा। ओके? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि नेहरू जी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो नेहरू जी का कंसेप्ट था पंचशील पॉलिसी। यानी कि 5 सिद्धांत थे कि हम किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई देश हमारे इंटरनल चीज़ों में ना करे, हम न्यूक्लियर पे पहला अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर अटैक हम पहले नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है कि हमारा एक सिद्धांत था। ठीक है? तो इंटरनल क्या कि ये सिद्धांत क्या करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में योगदान प्रोवाइड करते थे। ठीक है? तो इंडिया का पंसिल पॉलिसी और नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है? ये सब चीजें हमारे आते हैं। तो आपने देखा कि जो भी चीजें आर्टिकल में मेंशन है, मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। एक चीज है आर्टिकल 40, आर्टिकल जो 40 है, तो जो हमारे विलेज पंचायत है वो हमारे बने। ओके? विलेज पंचायत यानी कि जो ग्राम के पंचायत, अभी जिस मान लीजिए कि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है ना? तो आप जो प्रधानी लड़ रहा है, आप उसे पूछिएगा जाके, क्या प्रधानी लड़ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये मेंशन है ग्राम पंचायत के बारे में। विश्वास मानिए, बहुत लोग प्रधानी तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो उसका मूल अधिकार है, जो डीपीएसपी है, वो नहीं समझते। तो आपका फर्ज बनता है कि आप जाके बताएं या उनसे बहस करें। ठीक है? कि आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 जो है, उसमें ग्राम पंचायत को मेंशन किया गया है। ठीक है? और वो कब मेंशन किया गया था? 73, 73वां जो संशोधन हुआ था 1992 में, उससे इसको इंक्लूड किया गया था। 43 बी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो सहकारी समितियां होती हैं, जैसे आप यूरिया लेने जाते हैं, खाद लेने जाते हैं कोऑपरेटिव पे, तो कोऑपरेटिव पे खाद लेने जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो जब आप खाद लेने जाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो आपको याद आना चाहिए आर्टिकल 43 बी, इसके तहत ये बना है। ओके? जैसे अमूल, अमूल का दूध पी रहे हैं आप। ठीक है? अमूल का दूध पी रहे हैं, तो वो भी हमारा वर्गीस कुरियन जो थे, जो इलाहाबाद का सैम हिंगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जो पहले इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, उसमें वो पढ़ाई किए थे। जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो लेके आए थे, वर्गीस कुरियन। ठीक है? तो वो कुरियन साहब भी ना अमूल का स्टेबलाइज किए थे। ठीक है? गुजरात में। तो ये जो अमूल का दूध पिए, चाहे अमूल का आप बटर खाएं, चाहे कुछ चीज, तो आप याद रखिए अमूल किस में है? अमूल आर्टिकल 43 बी में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है? ओके? अब हमारा विलेज पंचायत 40 आप समझ गए। तो इस तरीके से, और ये देखिए एक चीज और आपको बताऊं मैं, जो कि भूल गया पहले में। एक हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत। जो हमारे डीपीएसपी हैं, उसको हम 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है? एक हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत, दूसरा हमारा गांधीयन,
गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा हमारा लिबरल और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो जो 3 कैटेगरी हैं, हमारा जो सोशलिस्ट है, उसमें हमारा आ जाएगा, देखेंगे आर्टिकल 38, सोशलिस्ट में आर्टिकल 38 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना, आर्टिकल 38, 39, 39A, आर्टिकल 41, ठीक है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, ठीक है। और गांधीयन प्रिंसिपल में जो गांधी जी कहते थे कि जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यानी कि शक्ति की विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत विलेज पंचायत बनवाए, ठीक है। आर्टिकल 43 के अंदर कोऑपरेटिव, आर्टिकल 46 के अंतर्गत SC ST इंटरेस्ट, 47 हेल्थ, है ना, और 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये सब जो चीजें हैं ये गांधी के प्रिंसिपल्स रहे हैं और जो हमारे DPSP में मेंशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, लिबरल और इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी कि आर्टिकल 44, 45, 49, 50, 51, ये सब चीजें हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि DPSP के कैसे ओरिजिन है ना, उसको आपने समझा, है ना, एक एक आर्टिकल को आपने अच्छे से समझा है, ठीक है। अब देखिए, हम बताते हैं आपको ये चीजें कि जो हमारा DPSP है, तो DPSP के बारे में कौन क्या क्या कहे हैं, ठीक है, जो आपका DP, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो जो आपका DPSP है, तो आपको बताया हूं मैं कि डॉक्टर B. आम्बेडकर साहब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसको कहे कि हम लेके आते हैं और उसको हम DPSP कहेंगे। तो DPSP को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने कहा? डॉक्टर B. आम्बेडकर ने, ठीक है, क्लिक कीजिएगा। ये जो हमारा ग्रेनविले ऑस्टिन थे, ये कहते हैं कि ये संविधान की अंतरात्मा है। कौन? DPSP। DPSP को हमारे ग्रेनविले ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान की अंतरात्मा है या कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इन्होंने जो हमारा कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको किसको किसको फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों को, ये हमारा ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि ये हमारा संविधान की आत्मा है, दोनों, ये भी संविधान की आत्मा है और DPSP भी संविधान की आत्मा है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि हु सेड, हुज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ये दिस वन कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान की अंतरात्मा DPSP को कहने में किनका योगदान है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो ग्रेनविले ऑस्टिन आप कर देंगे, ठीक है। केटी शाह, केटी शाह, शाह मतलब क्या? बहुत अमीर आदमी, यानी कि पैसे की बात करेंगे, चेकों के बारे में बात करेंगे, तो कहते हैं कि जो DPSP है, DPSP इट इज ए चेक ऑन बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। मतलब कहने का ये है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तर्क यह था कि ये कोर्ट द्वारा तो लागू नहीं करा सकते, लेकिन केवल राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है। ये आलोचना किए थे DPSP का। DPSP का आलोचना करते हुए ये कहे थे कि देखिए, जिस तरीके से बैंक में हम चेक आप डालेंगे, पैसा आपको निकालना है, डाल दिए चेक, यदि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो चेक लेके पैसा आपको नहीं देगा, वो फिर बाद में बुलाएगा, और कब देगा पैसा? जब उसके पास पैसा होगा तब। समझ में आ गया? उसी प्रकार जो DPSP है, जो हम भारतीय संविधान में लागू कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जब राज्य की मर्जी होगी तभी वो करेगा, हाँ, मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेगा। इसलिए DPSP को इन्होंने वो कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कौन बोलेंगे? KT शाह। शाह है भाई, अमित शाह मत समझिएगा, KT शाह। शाह है तो पैसे का चेक का बात करेंगे, ठीक, ओके। अब देखिए BN राव, BN राव साहब यही हैं, BN राव साहब जो कहे थे कि सोशल और इकोनॉमिकल जो हमारी पॉइंट है, राइट्स हैं, उसको आप पार्ट 4 में इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है हमारा है मोरल प्रिसेप्ट्स है, यानी कि नैतिक उपदेश है। इन्होंने कहा कि पार्ट 4 में हम इसको डालेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को, तो वो राज्य पे निर्भर करेगा और राज्य को नैतिक उपदेश देगा कि आपको ये काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 47 में ये है कि ये जो DPSP है, वो राज्य को, बिहार सरकार को बताया DPSP कि ऐसा है कि गलत तरीके से जो शराब बनाए जा रहे हैं, उसको पीने के बाद एक 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 परिवार में कई लोग मर रहे हैं, तो सरकार को बैन कीजिए, ठीक है। तो बैन कीजिए यानी कि नैतिक उपदेश दिया सरकार को, तो बिहार सरकार ने उसको बैन कर दिया, बंद करा दिया है शराब, ठीक है। तो ये हमारा मोरल प्रिसेप्ट्स हैं, यानी कि नैतिक उपदेश, तो किसने कहा? BN राव साहब ने, ठीक है, याद रखिएगा। केसी वेयर,
जो हमारा केसीवेयर है वो बोलते हैं कि ये जो हमारा डीपीएसपी है ये मात्र हमारा घोषणा पत्र है भाई, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स है, ठीक है, यानी बस घोषणा मात्र है ये। यानी इन्होंने डीपीएसपी को केवल लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा, ठीक है, यानी कि क्या, मैनिफेस्टो ऑफ एस्पिरेशन एंड एम्स, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। इसलिए मान लीजिए हमारे पॉलिटिकल पार्टी कोई आती है, तो पॉलिटिकल पार्टी आती है तो क्या कर रही है आजकल, घोषणा पत्र जारी करती है, मैनिफेस्टो लेके आती है कि हम इतने, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में सरकार इलेक्शन हो रहा था तो उसमें कही कि हम हर साल इतने लाख नौकरी देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया लेके आएंगे। तो वो क्या था, मैनिफेस्टो था। तो क्या सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आए? नहीं आए, यानी कि बस वो घोषणा मात्र है, ठीक है, क्योंकि आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि बीजेपी गवर्नमेंट ने घोषणा किया था 15-15 लाख रुपया देने का, हमको नहीं दिया। नहीं भाई, उसी प्रकार केसी वेयर बोलते हैं कि जो डीपीएसपी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो ऑफ एम्स है, हमारे हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं का बस घोषणा पत्र है, इस पे कोई कानून शक्ति इसके पीछे नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स है ना, ये हमें कहते हैं कि ये जो डीपीएसपी हमारा है ये हमारा क्या है, पाइयस एस्पिरेशंस, यानी कि पवित्र आकांक्षाएं हैं, पवित्र आकांक्षाएं हैं बस, ये हमारे जेनिंग्स बोलते हैं। यानी कि इस इसका आलोचना कहें कहें कि बिना ठोस कानून के आधार पे ये आप आकांक्षाएं लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किनका था, सर आइवर जेनिंग्स का, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ओके। ये 6 है। अब एक और देखिए आप, सातवां, सातवां है, आपको हम बताएंगे नसरुद्दीन का। नसरुद्दीन, जो हमारे नसरुद्दीन साहब हैं वो कहते हैं कि ये है नो बेटर, नो बेटर देन द न्यू ईयर्स रेजुलेशन। ये कहते हैं कि जिस तरीके से नए साल पे एक हम कसम खाते हैं कि 2026 आ गया है, तो 1 जनवरी को हमने कसम खाया कि इस साल मैं ढंग से पढ़ाई करूंगा, और जैसे ही 1 जनवरी खत्म हुआ, सेकंड खत्म हुआ, थर्ड खत्म हुआ, जैसे 5 दिन खत्म हुआ, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कसम खाया था, फिर चलने देते हैं लाइफ जैसे हमारी चल रही है। तो उसी प्रकार नसरुद्दीन साहब ने कहा, नसरुद्दीन यानी एक्टर नहीं, जो अभिनेता उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नसरुद्दीन है एक मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, मतलब थिंकर्स हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या है ना, कि जो नए साल पे जो संकल्प लेते हैं ना, ये उसी की तरह है भाई, उससे अच्छा ये नहीं है। यानी कि जनवरी की शुरुआत में किए गए वादों की तरह ही है, जो बाद में भुला दिए जाएंगे, 9 वर्ष की प्रस्तावों की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, एक हम देखेंगे एल एम सिंघवी। तो जो हमारे एल एम सिंघवी साहब हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जो संविधान है, ठीक है, तो संविधान को जीवन देने वाले तत्व है डीपीएसपी। यानी कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि संविधान को जिंदगी जीने का, जीवन देने का जो तत्व है वो है हमारे एल एम सिंघवी साहब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारे हैं, ये सब समझ गए, थिंकर्स क्या बोल रहे हैं वो भी आप समझ लिए हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एक चीज करके आपको समझा दिया। डीपीएसपी को लेके और कहीं आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आप प्रैक्टिस कर लिए, और जो जो आपको मैं ऐसे ऐसे करके गोला गोला करके समझाया हूँ, और जो शुरुआत में आपको नोट्स दिया हूँ, बस उतना ही कीजिए, है ना। और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आसानी से आप कर ले जाएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब 250 वर्ड्स में जो मेंस लिखेंगे यूपीपीसीएस का, ठीक है, चाहे सिविल सर्विसेज का, तो उसको कैसे लिखना है आप देखेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी है, आर द बेंचमार्क ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, ठीक है, discuss their constitutional significance and analyze the conflict between the fundamental rights and DPSP in the light of judicial pronouncement, ठीक है। देखिए, एक तो हमारे बोले हैं कि ये बेंचमार्क है डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, और दूसरा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या कन्फ्लिक्ट है उसको भी बताइए, है ना, जैसे हमारा जुडिशियल, ठीक है, प्रोनाउंसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ओके। कैसे लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बॉडी
कंक्लूजन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो हमारा डीपीएसपी है वो पार्ट 4 जो कि आपको पहले बताया आर्टिकल और कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है इसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक, सिंपल। इंट्रोडक्शन में बस आप ये लिखेंगे कि ये किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और इसको कोई एक थिंकर का नाम ले लेंगे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उनको आप बोलेंगे कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा, ठीक है। अब बी एन राव को लेके आ जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जगह, उनको बोलेंगे कि ये मोरल प्रिसेप्ट्स ऑफ फॉर ऑथोरिटी ऑफ स्टेट लिख सकते हैं। यानी कि जो भी आपको थिंकर याद हो वहां कोट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन में गाइडिंग द स्टेट टू स्टेबलाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बस हो गया आपको, ठीक है। मूविंग बियॉन्ड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड बाय द फंडामेंटल राइट, ठीक है। यानी कि जो चीज आपको आती है आप आर्टिकल मेंशन कर दीजिए, पार्ट मेंशन कर दीजिए और एक थिंकर को आप इंक्लूड कर दीजिए, बस आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने पूछा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि बेंचमार्क क्या है वेलफेयर स्टेट का, तो आप लिखेंगे क्या, डीपीएसपी सर्व्स एज द मोरल एंड पॉलिटिकल कोड फॉर गवर्नेंस, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। अब जैसे आर्टिकल 39 बी और 39 सी, 39 बी में क्या है, 39 बी में है, आप देखे हैं कि कोऑपरेटिव की हम बात करेंगे, और जो हमारे सी है, ठीक है, 39 सी, ये हमारे क्या करेगा, ये हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोविजन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। सोशल रिफॉर्म के बारे में देखेंगे कि कैसे हमें समाज सुधारी जाती है, तो हमारा आर्टिकल 44 को इंक्लूड करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आपको बताया हूं मैं। विलेज पंचायत यानी कि आर्टिकल 40, इसके बारे में आप जो बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन सोसाइटी होगी उसके बारे में। लेबर वेलफेयर के बारे में आर्टिकल 41, 42, 43 या 43 ए भी जोड़ेंगे, जिसमें हमारा लेबर को क्या करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का है। आर्टिकल 42 में क्या है, वेटरनिटी बेनिफिट है, ओके। एनवायरमेंट जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 48 में, जो सब आपको सही से बताया हूं मैं, है ना, ये कर देंगे। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। अब क्या पूछा है कि जो हमारा कन्फ्लिक्ट है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में जुडिशियल एवोल्यूशन सोचेंगे। देखिए चंपाकम दो रायराजन केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, वो डीपीएसपी से ऊपर है ना। यानी कि पहले क्या है कि फंडामेंटल राइट रहेगा, उसके बाद हम डीपीएसपी को देखेंगे। गोलकनाथ केस में इसने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा पवित्र है और उसको डीपीएसपी के द्वारा डायलूट यानी कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि सरकार यदि कोई भी कानून बनाए डीपीएसपी के निर्देश पे, और यदि वो किसी के आदमी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे आपको याद है कि गोल्डन ट्रायंगल आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि सोने का जो त्रिभुज था उसको बताया था मैंने आपको। उसमें क्या था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार कोई भी नियम और कानून बनाए और यदि इन तीनों में से किसी एक को भी उल्लंघन करे तो वो हमारा कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये बोलना है, इसमें हम देखेंगे कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा पवित्र है और उसको डीपीएसपी खत्म नहीं कर पाएगा, डायलूट नहीं कर पाएगा। 25th अमेंडमेंट ऑफ द केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती केस में इन्होंने आर्टिकल 39 बी और सी को इन्होंने क्या किया कि पहले रखा और कहा कि आर्टिकल 14 और 19 को अचीव करने के लिए, है ना, यानी कि सोशलिस्ट जो गोल है उसको पूरा करने के लिए हो सके तो थोड़ा सा आप आर्टिकल को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मिनरवा मिल केस 1980 में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि रिस्टोर किया बैलेंस, फेमसली स्टेटिंग दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस, यानी कि क्या है, जो एक आधारशिला रखा गया है बैलेंस का, संतुलन की जो आधारशिला रखी गई है ना, वो किस पे रखी गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में संतुलन बना के रखा गया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि यदि एक रथ है तो रथ के दो हमारे क्या है, चक्का है, ठीक है। तो मिनरवा मिल केस में ऐसा कहा गया था, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। कंक्लूजन में यही है कि वाइल डीपीएसपी और नॉन जस्टिसेबल, बिल्कुल फंडामेंटल जो हमारे गवर्नमेंट बट फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री आर्टिकल 37, ये पूरा लिखेंगे, आर्टिकल 37 की इंपॉर्टेंट है। टुडे दे सर्व एज द यार्ड स्टिक ऑफ द पब्लिक टू जज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस,
and ensure that the state remain committed to the ideal of just and egalitarian society। यानी कि अब क्या है कि ये जो डीपीएसपी है, ये हमारा क्या करता है कि जो भी हमारा न्याय संगत हो और समान जो सोसाइटी हो, उसको बढ़ावा देने के लिए ये कमिटमेंट है। ठीक है, उसी को मैं हिंदी में भी इधर दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही है। राज्य के निर्देशक तत्व, भारत में कल्याणकारी राज्य के मानक, इसके बारे में सब है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने बताया है। शुरुआत से फिर एक बार थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ मैं कि क्या है डीपीएसपी को। मैंने क्या बताया कि जो हमारा डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से 51 में है, और पार्ट हमारा 4 रहेगा। ये आयरलैंड से लिया गया है और इसका मेन काम है वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में, इसलिए इसको पार्ट 4 में रखा गया है। पॉलिटिकल क्यों नहीं? पॉलिटिकल क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वो हमारा पार्ट 3 में रखा गया है, 12 से 36 में। ओके, 12 से 35 में, सॉरी। ओके, बैकग्राउंड ऑफ डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी लाने के पीछे डायरेक्ट डीपीएसपी हमारे संविधान में नहीं आ गया, ठीक है, बल्कि उसके पीछे बहस हुई और सप्रू कमेटी 1945 में बना, और उसने कहा कि जो हमारे राइट्स हैं उसको 2 भाग में बांट दिया जाए। एक भाग में रहेगा जिसको कोर्ट लागू कर सकता है, और दूसरा जो सरकार को निर्देश करेगा कि कैसे कैसे कानून बनाने चाहिए। उसके बाद बी एन राव साहब आए, उन्होंने कहा कि जो निर्देश करेगा चीजें कि सरकार को कैसे कानून बनाए जाने चाहिए, कैसे नहीं, उन चीजों को आप पार्ट 4 में रख दीजिए, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट रखा गया है। तो जो हमारा जस्टिसेबल है वो पार्ट हमारा 3 में हो गया, और जो हमारा नॉन जस्टिसेबल है वो हमारा पार्ट 4 में हो गया। अब बी एन राव ने भी इसका सपोर्ट किया था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, और उसके अंतर्गत गवर्नर को काम करने का जो निर्देश, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको ही भी हम लेते हैं और उसको हम डीपीएसपी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बात बहस होती है, उसके बाद हम लोग सब तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इन तीनों चीज़ें मिला के हम जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हम डेमोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और उसको तभी से वो हमारा डीपीएसपी जब 4 में इंक्लूड करते हैं तो वहीं से वो शुरू हो जाता है जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसको मैंने आपको एक एक करके समझाया है। जो हमारे थिंकर्स हैं उनको मैंने जो कोट किए हैं उनको भी समझाया हूँ, उसको आप याद कीजिए। आर्टिकल आर्टिकल जो है उसको आप याद कीजिए, और याद करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में अब जो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डीपीएसपी के तौर पे सॉल्व कीजिए। विश्वास मानिए, आप यदि सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है, आर्टिकल याद कर लेंगे, अनुच्छेद याद कर लेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, और 250 वर्ड्स में आपको लिखना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में मैं दिया हूँ, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के एक-एक आर्टिकल, एक-एक पॉइंट समझने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकली रूप में समझने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और इन सारे कंसेप्ट को समझ के सिर्फ पढ़िए मत, समझिए मत, बल्कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए, लागू भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।